हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब लॉ चैनल में वेलकम है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कन्फेशन। कन्फेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस में कहीं भी कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि 24 से लेके 30 सेक्शन तक इंडियन एविडेंस में यह बताया गया है कि कन्फेशन किस की प्रेजेंस में या किसके सामने दिया हुआ रेलेवेंट होगा और इरेलेवेंट होगा, और कन्फेशन में दी हुई स्टेटमेंट कब कब रेलेवेंट होगी और कब वो इरेलीवेंट मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम कन्फेशन की बात करते हैं कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन से पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि कन्फेशन है क्या चीज़। कन्फेशन इज एडमिट ऑफ स्टेटमेंट इन क्रिमिनल केस। जैसे कि एडमिशन है, वो सिविल केस के अंदर जब हम कोई स्टेटमेंट एडमिट करते हैं तब उसे हम एडमिशन बोलते हैं। इसी तरह जब हम क्रिमिनल केस के अंदर कोई स्टेटमेंट एडमिट करते हैं, वो रेलेवेंट टू फैक्ट इन इशू है और या रेलेवेंट टू फैक्ट इशू और इटसेल्फ फैक्ट इन इशू है, तब हम इन क्रिमिनल केस में उसे कन्फेशन कहेंगे। अब ये आता है कि कन्फेशन किसको दिया जा सकता है, किसकी प्रेजेंस में दिया जा सकता है और कब रेलेवेंट होगा। अक्यूज द्वारा दी गई स्टेटमेंट क्या उसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है, या उसने कोई थिंग की बारे में बताया कि भी उस जगह पे ये रिकवर हो सकता है। इन अदर मीन कि कोई रिकवरी स्टेटमेंट दी है कि मैंने इस क्राइम के अंदर ये चीज़ सो एंड सो चीज़ यूज़ की और इस जगह पे मैंने छुपाया हुआ है, तो क्या सिर्फ उसकी इतनी स्टेटमेंट रेलेवेंट है, या उसको के स्टेटमेंट के ऊपर अगर हमें कोई चीज़ रिकवर होती है तब उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट मानी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। जैसे कि 24 के अंदर दिया गया है, कन्फेशन काज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रीट और प्रोमिस व्हेन रिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यहाँ सिंपल सी एक बात कही गई है कि जब कन्फेशन किसी थ्रीट से, इंड्यूसमेंट या प्रोमिस से दिया हो तो कन्फेशन इरिलेवेंट होगी। जैसे कि आपने किसी को डरा धमकाकर या उसको कोई लालच देके या आपने उससे कोई प्रॉमिस किया कि आप अगर ये चीज़ एडमिट करोगे, ये स्टेटमेंट एडमिट करोगे, तो आपको मैं इसके एवज में या इसके बदले में आपको कोई चीज़ मैं गिफ्ट करूंगा या आपको कुछ मनी पे करूंगा। फॉर एग्जांपल, एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में वो जो एक्सीडेंट किया है वो ए ने किया है। अब ए बी को कहता है कि आप पुलिस के सामने ये एडमिट कीजिए कि ये एक्सीडेंट मेरे द्वारा किया गया है और मैं आप या आपकी फैमिली को इतना पे करूँगा। तो ये एक प्रॉमिस हो गया और ये कन्फेशन है, ये इरिलेवेंट माना जाएगा। इसी तरह 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का डिफाइन करता है कि आपने अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या और किसी टाइम में पुलिस को कन्फेशन दिया है, कोई स्टेटमेंट एडमिट दे के कोई एडमिशन किया है कि मैंने ये क्राइम किया है या मेरे द्वारा ये क्राइम के टाइम में ये चीज़ें यूज की गई हैं, तो पुलिस को दिएगी स्टेटमेंट कन्फेशन इरिलेवेंट होगी और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट किसी प्राइवेट पर्सन को दी जाएगी, फॉर एग्जांपल आप पुलिस कस्टडी में नहीं हो, आपने किसी गांव में, किसी विलेज में, किसी सिटी में या और किसी थर्ड पर्सन को, पंच, सरपंच या और कोई नॉमिनेटेड पर्सन के सामने कन्फेशन दिया है, तो वो रेलेवेंट माना जाएगा, जिसे हम एक्स्ट्रा जुडिशरी कन्फेशन बोलते हैं। कि आपने एक मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन ना देकर किसी थर्ड पर्सन को दी है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। इसके बाद में आता है कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी
अगेंस्ट हिम, कि जब पुलिस कस्टडी में होगा तो भी उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट और कोई एडमिशन, कन्फेशन को प्रूफ नहीं कर सकते। ड्यूरिंग रिमांड आवर, जब पुलिस कस्टडी में रिमांड पर होता है और जब अक्यूज कोई स्टेटमेंट देता है अपने अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट में, तो उसको भी हम प्रूफ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में। जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर पुलिस के अलावा किसी और थर्ड पर्सन को दी गई हो तो वो रेलेवेंट होगी और प्रूफ कर सकते हैं। 27 सेक्शन है जो 25 और 26 का सब सेक्शन या पार्ट हम कह सकते हैं कि जब अक्यूज है, पुलिस कस्टडी में है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो कन्फेशन करता है कि सो एंड सो क्राइम मैंने किया और उस क्राइम के दौरान मैंने जो वेपन या और कोई चीज़ यूज़ की है वो किसी प्लेस पे मैंने छुपा के रखी हुई है, तो क्या वो जो स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग वेपन या कोई थिंग के खिलाफ, क्या वो हम उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं? तो 27 यही कहता है, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अक्यूज मे बी प्रूव्ड provided that when any act is disposed to as discover in consequence of the information received from a person accused of any offense। यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर मीन आपने कोई चीज़ के बारे में डिस्क्लोज किया है कि मैंने सो एंड सो वेपन या कोई अदर थिंग्स है वो मैंने क्राइम में यूज़ की थी या मैंने क्राइम के दौरान उस चीज़ को लिया था, तो वो जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए कहता है मैंने बी का मर्डर किया विद नाइफ, उसका जो फर्स्ट पार्ट है कि मैंने बी का मर्डर किया वो प्रूफ नहीं हो सकता, वो इरेलेवेंट है। लेकिन सेकंड पार्ट है कि मैंने नाइफ से मर्डर किया और वो सो एंड सो जगह में मैंने छुपा रखा है, अगर उसकी स्टेटमेंट के बेस पर वो रिकवर होता है तो जो सेकंड पार्ट है वो रेलेवेंट माना जाएगा और कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। और वो, लेकिन इस 27 की कंडीशन ये है कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी है उस डिस्क्लोजर के बेस पे उस जो आपने डिस्क्लोज किया है कि मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है, इस वेपन का यूज़ किया है, वो वहाँ से रिकवर होनी चाहिए। अगर रिकवर नहीं हो सकती तो वो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट दिया है कि मैंने बी का मर्डर किया और बी का मर्डर मैंने नाइफ से किया और वो उस जगह में है, तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट इरिलेवेंट मानी जाएगी, उसके खिलाफ प्रूफ नहीं की जा सकती। अब आता है कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन काज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रीट और प्रोमिस रेलिवेंट। आपने अगर प्रोमिस या किसी थ्रीट से कन्फेशन किया, अगर हमने उसको रिमूव कर दिया, उसके बाद में अगर वो फ्री वॉलेंट्री अगेन कन्फेशन देता है तो हम उस चीज़ को रेलेवेंट में काउंट कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि ए ने क्राइम किया, ए मीन अक्यूज ने क्राइम किया, अक्यूज खुद पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि मैंने क्राइम किया और ये चीज़ मैंने ड्यूरिंग क्राइम मैंने यूज की, तो क्या वो कन्फेशन माना जाएगा या कन्फेशन मान के उसके अगेंस्ट यूज की जा सकेगी? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर में डिफाइन किया गया है कि मैंने ए का मर्डर किया और ए के द्वारा मैंने नाइफ द्वारा उसका मर्डर किया, तो हम उसका जो रेलेवेंट पार्ट है
वो ही उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अदर जो स्टेटमेंट है लाइक कि मैंने बी ए का मर्डर किया, नहीं, वो हम यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस टाइम हम प्रज्यूम करेंगे कि वो पुलिस कस्टडी में है। जब वो एफआईआर लिखाना गया उसका हम प्रज्यूम करेंगे कि वो पुलिस कस्टडी में है और हम उसको रेलेवेंट नहीं मान सकते। इस जो अक्यूज द्वारा एफआईआर लिखाई गई, एफआईआर दी गई और उसमें एडमिट किया गया कि मैंने क्राइम किया है, तो इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी थी अगू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 और एक थी मधुसूदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965। इन दोनों लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कन्फेशन के बारे में और जो अक्यूज पुलिस कस्टडी में कन्फेशन देता है उसके ऊपर डिटेल में दिया गया है कि कब रेलेवेंट होगी, क्या अक्यूज द्वारा खुद इटसेल्फ एफआईआर लॉन्च की गई तो क्या उसको रेलेवेंट माना जाएगा, क्या उसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। तो इन दोनों अथॉरिटियों के अंदर पूरा डिटेल से डिफाइन किया गया है। अब ये आता है कि 164 में अक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन देता है या कोई स्टेटमेंट एडमिट करता है तो मजिस्ट्रेट क्या क्या देखेगा, क्या क्या रिकॉर्डेड करते टाइम क्या क्या उनको देखना होगा। सबसे पहले ये मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले आप अक्यूज को इतना फ्री माइंड देंगे कि भी आप फ्री हो कन्फेशन देने या ना देने के लिए। अगर आप कन्फेशन नहीं देते तो आपको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा या आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी कन्फेशन देने के लिए अक्यूज रेडी होता है तो मजिस्ट्रेट 164 के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करेगा। और इसके अलावा जो अगर सेक्शन 30 कहता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूवेशन कन्फेशन अफेक्टेड पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस, ये जॉइंट ट्रायल की बात करता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा अक्यूज हैं, क्या वो एक दूसरे के खिलाफ अगर कन्फेशन देते हैं तो क्या वो यूज़ किया जा सकता है या नहीं यूज़ किया जा सकता। तो हम जो उसका इलिस्ट्रेशन है वो देखेंगे। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ सी, इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी, द कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ए सेट कहता है बी और मैंने दोनों ने इकट्ठे ने मर्डर किया है सी का, तो इस कन्फेशन को कंसिडर कर कर बी के अगेंस्ट यूज कर सकती है। अब नेक्स्ट जो इलिस्ट्रेशन है वो हम देखें। ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, देयर इज एविडेंस शो डेट सी वाज मर्डर बाय ए एंड बी एंड द बी सेड आई ए एंड आई मर्डर सी। इसके अंदर हम ये स्टेटमेंट है ये हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ट्रायल है जॉइंट नहीं है। 30 की जो एक कंडीशन है कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। अगर ट्रायल अलग अलग है तो हम उन चीज़ों को जो कन्फेशन दिया है वो दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। अगर ए एंड बी सेपरेट है तो नहीं, अगर ए एंड बी जॉइंटली हैं तो हम जो कन्फेशन दिया है दोनों के खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो 30 की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अब आता है
कि कन्फेशन कब रिकॉर्डेड किया जा सकता है। कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट नहीं है तो थर्ड नॉमिनेट पर्सन कोई भी हो, सरपंच, एमसी या और कोई प्राइवेट पर्सन, उस चीज़ को हम रेलेवेंट मानेंगे। अगर पुलिस कस्टडी में बिफोर पुलिस दिया है तो इरेलीवेंट करेंगे और उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते और उसके अगेंस्ट हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। दिस इज द टॉपिक ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन अच्छा टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कब, कहाँ और कैसे अगर कन्फेशन कोई अक्यूज़ देता है तो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, रेलिवेंट या इरेलीवेंट कब होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अगर कोई जनरल डिस्कस करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।